एक करोड़पति महिला अपनी करोड़ों की गाड़ी से एक गांव में आती है और उस गांव के अंदर वो एक व्यक्ति का नाम पूछ करके उसके घर पहुंच जाती है। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, एक झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग माँ और एक जवान बेटा रहा करता था। अब इसके बाद वो करोड़पति महिला अपनी गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद वो उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो झोपड़ी के गेट पर जाती है तो झोपड़ी के अंदर दोनों माँ बेटे यानी कि बुजुर्ग माँ और उसका जवान बेटा बैठकर खाना खा रहे थे और जैसे ही महिला वहां पहुंचती है तो एकदम से वो लोग उसे देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद वो करोड़पति महिला वो बुजुर्ग महिला के जाकर के पैर छूती है और कहती है कि माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। कौन थी ये करोड़पति महिला और किस वजह से वो इन गरीब लोगों के पास आई थी? पूरी कहानी को सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देख जरूर देखें। बिहार के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार के अंदर माता पिता है और उनके 4 बच्चे हैं। चारों के चारों बच्चे लड़के ही हैं और बड़े बड़े लड़कों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद परिवार में आपस में मतभेद होने लगता है और इसी मतभेद के कारण जो बड़े बड़े 3 भाई होते हैं वो उस माँ से अलग हो जाते हैं और अलग रहने लगते हैं। जब परिवार टूटा हुआ दिखाई देता है तो ये बात पिता से सहन नहीं हो पाती है और पिता इस चीज के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब घर के अंदर केवल माँ और बेटे रह गए थे। माँ की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी और बेटा जो जवान था उसकी भी शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन परिवार के सभी सदस्य उनसे अलग हो गए थे तो इसी वजह से वो लोग अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला करते हैं। बेटा मेहनत मजदूरी किया करता है और उसी से अपने घर का खर्च चलाया करता है और तभी अचानक से माँ को पता चलता है कि प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला लगने वाला है और उसकी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। ये बात सुनकर माँ के मन में इच्छा होती है कि वो कुंभ की मेला देखा है, क्योंकि अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और ना जाने कब ऊपर वाला उनको अपने पास बुला ले। इसी बात कर वो सोच कर कहती है कि वो कुंभ का मेला देखे, लेकिन फिलहाल वो अपने परिवार का कंडीशन देखकर वो इस चीज के लिए छोड़ देती है, क्योंकि कहीं भी जाने में जाहिर सी बात है पैसे खर्च होते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जाकर कुंभ के मेला देख ले। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जो बेटा होता है वो मेहनत मजदूरी करके वापस लौटता है। अब जब रात के समय दोनों माँ बेटे उस झोपड़ी के अंदर आराम कर रहे थे तो उसी समय जो माँ होती है वो अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, ये कुंभ के मेले में तो काफी सारे लोग आते हैं। तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वो माँ से पूछने लगता है कि माँ, तुम कुंभ के मेले बारे में क्यों पूछ रही हो? तो वो कहने लगती है कि बेटा, मैं पूछ तो इससे रही थी क्योंकि मेरी भी इच्छा है, लेकिन मेरे भाग्य में शायद ये चीज नहीं है। अब ये बात जब बेटा सुनता है तो वो अपने मन के अंदर ये धारण कर लेता है कि चाहे जो भी हो जाए, इस बार वो अपनी माँ को कुंभ का मेला जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। इसके बाद जो बेटा होता है वो कुंभ के मेले के बारे में पता करने लगता है। पता करने से उसे पता चलता है कि कुंभ के मेले में बिजनेस भी अच्छा हो जाया करता है। अगर वो वहां पर जाकर कोई दुकान लगाए तो उसके बाद उसका रोजगार भी उसका वहां से निकल आएगा और साथ में उसकी माँ का कुंभ के मेले में घूमने का सपना भी पूरा हो जाएगा। ये बात सुनकर वो बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि जो पैसे मैंने अपने पास जमा कर रखे हैं, उन पैसों से ये काम कर लूंगा और फिर पैसे तो मैं वहां से कमा ही लूंगा और इसी बहाने मेरी माँ का सपना भी पूरा हो जाएगा। शाम को जब वो घर जाता है तो वो अपनी माँ से इस बात को कह देता है कि माँ, हम लोग कुंभ का मेला देखने के लिए जाएंगे और वहां पर मैं दुकान चला लूंगा और तुम कुंभ के मेले में रहकर वहां देख भी लोगी सारा चीज। इस बात को सुनकर माँ कहने लगती है कि बेटा, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा इसमें और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तो बेटा बताता है कि मैंने थोड़ी सी पैसे जोड़ के रखे हैं कि अगर कोई मुसीबत आए तो उस समय पर वो हमारे काम आ जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर जब मैं वहां दुकान लगाऊंगा तो इतने पैसे का तो मैं मुनाफा कमा ही लूंगा, क्योंकि काफी दिनों तक वो मेला लगता है। अब माँ उसकी बात को सुनकर एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है, क्योंकि उसने कहा भी नहीं था कि मुझे जाना ही जाना है, केवल उसने इच्छा जताई थी और बेटे ने उस सपने को पूरा कर दिया था। अब इसके बाद माँ बेटे दोनों वहां से प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुंभ का मेला लगने वाला है और वहां पर पहले से ही इस बात की तैयारी हो रही है। वहां पर जाने के बाद वो अपने लिए दुकान जगाने के लिए एक छोटी सी जगह अलॉट करा लेता है और उसके बाद वो वहां पर खिलौनों की दुकान लगाने की सोचता है। अब जैसे ही कुंभ का मेला स्टार्ट होता है तो उस दौरान तक उसने अपनी दुकान भी सेटअप कर ली थी और अपने ठहरने का भी इंतजाम कर लिया था। वहां पर सुबह सुबह वो अपनी माँ को रोज स्नान कराया करता और उसके बाद रोज दिन भर वो दुकान पर बैठकर खिलौने बेचा करता। वो बड़ा ही खुश होता है और उसकी माँ की प्रसन्नता भी उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। दिन के समय में माँ गंगा नदी के किनारे बैठकर वहां पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को देखती है और उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बेटा जब अपनी माँ को हंसते हुए देखता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी माँ की तो कम से कम इच्छा पूरी हो गई। यही सोचकर वो काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुंभ के मेले को 4 दिन बीतते हैं तो 4 दिन बाद एक दिन अचानक से काफी खूबसूरत महिला जो कि कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आई थी,
वो अपने बैग को और अपने कीमती सामान को वो उस बुजुर्ग माँ को दे देती है, जो कि किनारे पर बैठकर श्रद्धालुओं को नहाते हुए देख रहे थे। उसे देखकर वो कहती है कि माँ जी, मैं अभी स्नान करके आती हूँ, आप इतनी देर तक मेरे सामान का ध्यान रखिएगा। तो माँ उस छोटे से बैग को अपने साइड में रख लेती है और कहती है कि बेटी चिंता मत करो, तुम चली जाओ और कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सामान का ध्यान रख लूंगी। वो महिला वहां से स्नान करने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से एक चोर, जो कि काफी देर से उस बैग की तरफ नजर लगाए हुआ था, वो उस बैग को लेकर भाग जाता है। अब जैसे ही वो उस बैग को लेकर भागता है, तो बुजुर्ग महिला यानी कि जो कपिल की माँ होती है, वो एकदम से चिल्लाने लगती है चोर चोर कहकर, और ये आवाज कपिल को भी सुनाई दे जाती है। अब कपिल जब देखता है कि उसकी माँ चोर चोर कहकर चिल्ला रही है, तो वो एकदम से उस चोर की तरफ देखता है, तो उसके पीछे कोई भी भाग नहीं रहा था। तो कपिल अपनी दुकान को ऐसे ही छोड़कर वहां से वो चोर के पीछे भागने लगता है। इधर वो महिला जो कि डुबकी लगाने के लिए गई थी, वो भी इस बात को देखकर आनन फानन में वहां से भागकर बुजुर्ग महिला के पास आती है और उन्हें चुप कराने लगती है। कहती है कि माँ जी चिंता मत करिए, इस बैग के अंदर कोई ज्यादा सामान नहीं था, थोड़ा ही सामान था और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी ही देर में जो कपिल होता है, वो उस चोर को पकड़ लेता है और पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां पर ले आता है, जहां पर उसकी माँ बैठी हुई थी। वहां पर लाने के बाद वो उस बैग को अपनी माँ को देता है और कहता है कि ये लो माँ, बैग तो मिल गया है और साथ में चोर भी पकड़ा गया है, अब मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। अब जैसे ही वो चोर पुलिस का नाम सुनता है और बुजुर्ग महिला ने वो बैग उस महिला को दे दिया था, तो एकदम से वो चेर उस खूबसूरत महिला के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी मजबूरी थी, इसी वजह से मैं चोरी कर रहा था, वरना तो मैं चोर नहीं हूँ। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसी वजह से मैं चोरी कर रहा था। कपिल पुलिस को बुलाने ही वाला था कि लेकिन तभी वो महिला उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम पुलिस को मत बुलाओ, मैं इससे बात करती हूँ। बात करने के बाद दोस्तों, वो इसके माँ के बारे में पूछती है और पूछती है कि वो कहाँ रुका हुआ है। तो वो बता देता है कि हम वहां पर रुके हुए हैं और मेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और इसी वजह से मैं चोरी कर रहा था। अब महिला को उस पर तरस आ जाता है और वो अपने बैग में से 2000 रुपए निकाल करके उसे दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हें जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग भी सकते थे, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि किसी के सामान को लेकर भाग जाना। आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, और ये लो पैसों और पैसे जाकर आप माँ का इलाज करवाओ। अब कपिल जैसे ही उस महिला को ऐसे करते हुए देखता है, तो वो एकदम से बड़ा ही हैरान और भौचक्का सा खड़ा रह जाता है। इधर वो महिला कपिल को धन्यवाद करती है और कहती है कि मेरा नाम साक्षी है और मैं मुंबई से यहाँ पर आई हूँ कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके अंदर मेरे सारे एटीएम कार्ड और फोन थे, अगर ये यहाँ से चोरी हो जाता तो फिर मेरी बड़ी ही मुसीबत हो जाती। अब कपिल इन सभी चीजों को देखकर निशब्द रह गया था और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, केवल उस महिला की तरफ वो घूर घूर कर देख रहा था। इधर वो महिला भी कपिल की तरफ थोड़ी देर देखती है और देखने के बाद वो थोड़ी देर के बाद अपनी नजरें घुमा लेती है। इसके बाद कपिल कहता है कि कोई बात नहीं जी, आपका सामान मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कपिल वहां से अपनी दुकान पर चला जाता है और वो महिला कपिल के माँ के पास जाकर के बैठ जाती है, क्योंकि फिलहाल वो चिंता में थी कि किसी ने उसे अपना बैग दिया था और वो बैग की अच्छी से रखवाली नहीं कर पाई थी, इसलिए बूढ़ी माँ चिंतित थी। अब तक बूढ़ी माँ जो सबको देखकर काफी खुश हो रही थी, वो अब एकदम से मायूसी में आ गई थी और ये उसके बाद महिला उसे समझाने लगती है कि माँ जी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है और आप इसी तरह से खुश रहिए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद वो महिला उनसे कहने लगती है कि हाँ बेटी, ठीक तो हो गया है, लेकिन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि इतने सारे लोग हैं और इस तरह से करने में इन्हें शर्म भी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर लोग तो पुण्य कमाने के लिए आते हैं और ये लोग पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसके बाद दोनों में कुछ देर बातें होती है और बातें के दौरान जो बुजुर्ग महिला होती है, वो उस महिला को बता देती है कि जिसने तुम्हें बैग लौटाया है वो मेरा ही बेटा है और वो मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है। इधर जो वो खूबसूरत महिला थी, वो कपिल की तरफ देखने लगती है और कपिल भी वहां से उसे देखने लगता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। महिला जब देखती है कि सामने से कपिल मुस्कुरा रहा है, तो वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराने के बाद वो बुजुर्ग महिला से बातचीत करने लगती है। इसके बाद वो खूबसूरत महिला बार बार वहां पर आया करती और कपिल के माँ के साथ वो घंटों तक बैठा करती और उसी की तरह नजारे का आनंद ले रही थी। कपिल भी उस महिला को देखता है बार बार, और बार बार वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद वो खूबसूरत महिला बार बार वहां पर आया करती और कपिल की माँ के साथ घंटों तक बैठा करती और उसी की तरह नजारे का वो आनंद ले रही थी। कपिल भी इस महिला को देखता है बार बार, और बार बार ही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ चल रहा था, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। एक दिन तो वो खूबसूरत महिला कपिल की माँ को अपने साथ अपने कमरे पर ले गई थी, जहां पर वो रुकी हुई थी, और काफी देर तक उसने उससे बात की। बातों के दौरान कपिल की माँ को पता चलता है कि इस लड़की की बचपन में शादी हो गई थी एक करोड़पति व्यक्ति से, और किसी कारण से उस करोड़पति व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वो अकेली है और इसी अकेलेपन को मिटाने के लिए ये यहाँ पर कुंभ के मेले में आई है,
ताकि उसकी उदासी मिट सके और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो कपिल की माँ भी उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी का क्या है, ऐसा तो होता ही रहता है और जो कुछ हुआ है वो सब कुछ भूल जाओ और अब ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इसी तरह से 10 से 12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 10-12 दिन बाद अचानक से एक दिन वो महिला वहाँ पर नहीं आ पाती है और इस बात को देखकर जो कपिल की माँ है वो बहुत ही बेचैन हो जाती है और अपने बेटे कपिल से कहने लगती है कि आज साक्षी नहीं आई है, ज़रा पता करो कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। इसके बाद जो कपिल होता है वो वहां से उसके कमरे पर जाता है जहां पर वो रुकी हुई थी, लेकिन वहां पर जाकर जैसे ही वो अंदर का नजारा देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल जो साक्षी थी उसे काफी तेज बुखार था और बुखार के कारण वो पूरी तरह से बेहोश पड़ी हुई थी। मानो देखने से लग रहा था कि अब इसके जान जो है वो जा चुके हैं। इसके बाद कपिल उसके पास जाता है और उसको चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा बीमार है। इसके बाद कपिल साक्षी को वहां से उठाता है और कुछ पैसे जो उसके पास थे उनसे उसके लिए रिक्शा करता है और रिक्शा में बैठाकर उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी तबीयत में सुधार हो जाता है। फिर साक्षी जो होती है वो कपिल का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि आज तो तुमने मुझे बचा लिया, वरना वहां यहाँ पर मुझे कौन देखने वाला था। इसके बाद कपिल साक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को सुनकर साक्षी भी कपिल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कपिल वहां से कहता है कि ठीक है, अब आप अपना देखभाल कीजिए और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे अपनी माँ का ख्याल भी रखना है और साथ में दुकानदारी को भी देखना है। ऐसा कहकर कपिल वहां से अपनी दुकान पर आ जाता है और अपनी माँ को साक्षी के बारे में सब कुछ बता देता है। थोड़ी देर बाद जब उसका बुखार उतरता है तो उसके बाद जो साक्षी होती है वो वहां से कपिल के माँ के पास आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब तक जो कपिल था वो भी अपनी दुकान को बढ़ा करके वो तंबू में चला गया था और अब जब साक्षी को वहां पर बैठा हुआ देखता है तो उसे देखने के बाद वो एकदम से खुश हो जाता है। इसी तरह से समय जो था वो बीतता जा रहा था और समय के साथ साथ कपिल और साक्षी के दिल में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा प्यार उमड़ रहा था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते हैं क्योंकि साक्षी के पति की मौत हो चुकी है। तो उसके बाद वो पहले से ही शादीशुदा है और कपिल इसीलिए नहीं कह पाता है क्योंकि साक्षी जो थी वो करोड़पति महिला थी और वो ये नहीं चाहता है कि साक्षी उसे गलत समझे। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब तो आ जाते हैं, लेकिन उससे आगे उनके बीच में कुछ नहीं हो पाता है। धीरे धीरे कुंभ के मेले का अंतिम समय आ जाता है क्योंकि ये बात है प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2013 की। कहीं आप लोग ये ना समझे कि 2025 का है, बल्कि ये 2013 का है और उसी में जिस दिन मेले का समापन होता है और साक्षी जब वहां से जाने लगता है, इधर कपिल भी वहां से जाने लगता है। दोनों के दिलों में बहुत सारी बेचैनियां थी एक दूसरे को लेकर, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। कपिल अपनी माँ को लेकर के वापस अपने गांव आ जाता है बिहार और वहीं पर अपनी माँ के साथ उसी झोपड़ी में वो रहने लगता है। इधर जो साक्षी होती है वो वहां से मुंबई चली गई थी, लेकिन फिलहाल साक्षी का कहीं पर मन नहीं लगता है और उसे बार बार कपिल की याद आ रही थी। और स्टार्टिंग में तो साक्षी जो थी वो इन सभी चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कपिल से प्यार कर बैठी थी तो इसका मन ही नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से जो साक्षी होती है वो कपिल के गांव जाकर उससे मिलने का फैसला करती है और सोचती है कि चाहे जो भी हो, मैं फिलहाल उसे दिल की बात बता ही दूंगी और उसके बाद देखती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। यही सोचकर साक्षी अपने वहां से कपिल के वहां पर जाने के लिए निकल जाती है और मुंबई से सीधा वो बिहार आ जाती है। हवाई यात्रा करके वो आई थी, लेकिन यहाँ से उसने एक बड़ी सी गाड़ी रेंट पर ली थी जिस गाड़ी से वो कपिल के गांव तक जा सके। उस गाड़ी को लेकर वो कपिल के गांव में पहुंच जाती है क्योंकि जब उसकी और उसकी माँ की बात होती थी तो उस टाइम पर उसकी माँ ने उसे अपना पूरा एड्रेस बता दिया था और इसी एड्रेस को फॉलो करते हुए वो गांव तक पहुंच गई थी। गांव में आने के बाद वो उस माँ का नाम लेकर, कपिल का नाम लेकर पूछते पूछते वो उनके झोपड़े तक पहुंच जाती है। अब जब झोपड़े पर पहुंचने के बाद वो अपनी गाड़ी को रोकती है और गाड़ी से उतरकर वो झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है कपिल को देखने के लिए और कपिल की माँ से मिलने के लिए। इधर जो कपिल है वो जब से कुंभ के मेले से आया है तब से उसका भी मन कहीं पर नहीं लग रहा था और उसे भी बार बार साक्षी की याद आ रही थी। तभी अचानक से साक्षी जो होती है वो उनके झोपड़े के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और माँ बेटे अंदर बैठकर उस वक्त खाना खा रहे थे। अब जैसे ही माँ बेटे साक्षी को यहाँ पर देखते हैं तो एकदम से एकदम बड़े हैरान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन तभी साक्षी झोपड़ी के अंदर आकर बुजुर्ग माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगती है। लेकिन तभी जो बुजुर्ग माँ होती है वो कहती है कि बेटी तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि क्यों माँ जी, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, क्या आप लोगों से मेरा इतना भी रिश्ता नहीं जुड़ा है। लेकिन तभी वो माँ कहने लगती है कि नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुम करोड़पति हो और हम लोग काफी ज्यादा गरीब है, तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या कोई काम था जो इस वजह से आई हो। लेकिन तभी साक्षी बताती है कि नहीं माँ जी, मैं किसी काम के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। दरअसल काफी दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए आई हूँ। अब माँ इस बात को सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है। इधर
जो कपिल होता है वो भी इस बात को सुनकर हैरान हो गया था, लेकिन तभी साक्षी साफ साफ माँ जी के सामने बता देती है कि माँ जी, मैं आपके बेटे कपिल से प्यार कर बैठी हूँ। अगर आप चाहो तो मैं इससे शादी कर सकती हूँ और शादी करने के बाद इसी के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर माँ एकदम से निशब्द हो जाती है और सोचने लगती है कि ये कह क्या रही है। इधर जो कपिल होता है वो भी इस बात को सुनकर साक्षी की तरफ देखता ही रह जाता है और तभी कपिल की माँ कहने लगती है कि बेटी, तुम एक करोड़पति हो और हम लोग झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। हम लोग काफी ज्यादा गरीब है और हमारे पास तुम अपने जीवन को कैसे जियोगी? तो साक्षी कहने लगती है कि माँ जी, आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। मेरे पास ढेर सारे पैसे रुपए हैं और करोड़ों की जायदाद है। अगर आप लोग मानते हैं तो मैं कपिल की शादी करने के बाद हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं पर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं यहीं पर ही शादी कर लूंगी और शादी करने के बाद हम लोग मुंबई चले जाएंगे। अब ये बात कपिल को हजम नहीं होती है और वो सोचने लगता है कि कहीं कोई उल्टा मामला तो नहीं। तो वो कहने लगता है कि नहीं साक्षी, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तो यहीं पर रहेंगे। तो साक्षी कहने लगती है कि वो बात हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। इसके बाद जो कपिल होता है वो अपनी जो भावनाओं को रोके हुए था वो भी साक्षी से कह देता है कि हाँ साक्षी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब माँ देखती है कि बेटा भी इसे प्यार करता है तो वो भी उन दोनों को शादी की अनुमति दे देती है। जैसे ही माँ की तरफ से शादी की अनुमति मिल गई थी तो उसके बाद साक्षी कहने लगती है कि कपिल, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो मैं वहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर यहीं पर आ जाऊंगी और यहीं पर तुम्हारे ही साथ रह लूंगी, लेकिन मुझे तुमसे अकेला नहीं रह जाएगा। ये बात सुनकर कपिल को साक्षी पर विश्वास होने लगता है। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है साक्षी, अगर ऐसी बात है तो हम लोग वहीं पर चलेंगे और वहीं पर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद जब ये बात उसके भाइयों को पता चलती है कि कपिल के यहाँ पर एक करोड़पति महिला आई हुई है तो वो लोग भी आकर ताका झांकी करने लगते हैं और ताका झांकी के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि कपिल की शादी एक करोड़पति महिला से होने वाली है तो एकदम से वो लोग वहां पर आ जाते हैं और कपिल से अपना रिश्तेदारी बढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी जो कपिल की माँ होती है वो उन लोगों को धमका करके अपनी झोपड़ी से बाहर कर देती है और कहती है कि तुम लोग होते कौन हो इससे रिश्ता बढ़ाने वाले? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम उस टाइम पर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से दूर चले गए थे और हम माँ बेटे को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब जब तुम्हें यहाँ आने में फायदा दिख रहा है तो तुम लोग यहाँ पर रिश्ता बनाने आए हो, भाग जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर माँ ने कपिल के भाइयों को वहां से भगा दिया था और इसके बाद कपिल साक्षी के साथ मुंबई चला जाता है और अपनी माँ को भी साथ ले जाता है। वहां पर जिस बड़े से घर के अंदर साक्षी अकेली रहा करती थी, अब वहां पर एक साथ दो सदस्य और आ गए थे और दोनों ही साक्षी के दिल के बहुत ज्यादा करीब थे। इसके बाद साक्षी कपिल से वहीं पर शादी कर लेती है और शादी होने के बाद जो कपिल होता है वो साक्षी के धंधे को संभालने में उसकी मदद करने लगता है। वो हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं और कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों की संपत्ति के वो मालिक बन गए हैं और कभी कभी कपिल साक्षी को लेकर, अपनी माँ को लेकर अपने गांव में कुछ ऐसे लोगों से मिलने के लिए आता है जिन लोगों ने कपिल और कपिल की माँ का अच्छे से ख्याल रखा था और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ये कहानी सिर्फ इसलिए ताकि आप कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। तो दोस्तों मिलूंगी फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।